हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 10 बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए सीरीज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है द डिस्क्रीमेंट ऑफ द इक्वेशन 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज। सो वी नो दैट डिस्क्रीमिनेंट आपका d विच इज b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। तो हमें b स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को पता करना है। तो डिस्क्रिमिनेंट हमें पता करना है d का। ये हमें कंफर्म है कि d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है और बी स्क्वायर माइनस 4ac में हमें वैल्यूज को पुट करना है। बट ये वैल्यूज आएंगी कहाँ से? तो हमें पता है कि इक्वेशन है हमारा 9x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। हम सबसे पहले इसको कंपेयर कराते हैं ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 से। आफ्टर दैट कंपेरिजन हम a की वैल्यू को 9, b की वैल्यू को 6 और c की वैल्यू को 1 फाइंड आउट कर पाते हैं और इन्हीं वैल्यू को हमें अपने इस डिस्क्रिमिनेंट फॉर्मूला में पुट कर देना होता है। तो हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं a, b और c की वैल्यू को। तो b की वैल्यू हमें पता है 6 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a इज 9 एंड c इज 1। तो 6 इंटू 6 इज 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम ऑप्शन चूज करेंगे ऑप्शन ए। Now, the next question is the quadratic equation whose roots are 1 and minus 1 by 2 is। तो हमारे पास दो रूट्स हैं जिनका वैल्यू है 1 एंड माइनस 1 बाय 2। तो हम सबसे पहले कहते हैं लेट अस टेक, हमने यहाँ पर अल्फा और बीटा की वैल्यू को समझ लिया है विच इज 1 एंड बीटा इज माइनस 1 बाय 2 जो कि गिवन है। अब आपको यहाँ पर कंफर्म होना चाहिए कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज जिसको हम अल्फा बीटा लिख सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा के लिए हम यहाँ पर लेंगे 1 प्लस माइनस 1 बाय 2 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 1 बाय 2। तो ये हमारे पास होगा, इसको हमें सिंप्लीफाई करना होगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस इन द ब्रैकेट 1 माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स प्लस माइनस माइनस 1 बाई 2। आफ्टर दैट एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई 2 इंटू एक्स माइनस 1 बाई 2। देन हम इस 2 को यहाँ पर एलसीएम लेंगे। ये इज इक्वल टू 0 हमारे पास चल रहा है, ये इज इक्वल टू 0 है। तो हम यहाँ पर 2 का एलसीएम लेंगे और वैल्यू होगी हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो 2 का मल्टीप्लाई जब आप 0 से करेंगे तो वैल्यू मिलता है आपको 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। देखते हैं ऑप्शन हमारे पास 2x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 कहाँ पर है। हेयर इज ऑप्शन बी। थर्ड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। तो बच्चों डिस्टिंक्ट रियल रूट्स कब होते हैं? जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 हुआ करता है। मीनिंग दैट हमें यहाँ पर हर एक इक्वेशन के लिए बी स्क्वायर माइनस 4ac की वैल्यू को फाइंड आउट करना होगा। जो भी वैल्यू हमें ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मिलती है वही हमारा करेक्ट ऑप्शन होता है। तो आइए देखते हैं, पहले फर्स्ट वाले को चेक करते हैं कि हमारा डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू क्या आएगी। यहाँ पर है 2x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 9 डिवाइड बाई 4 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास आएगा ये a का वैल्यू 2, b का वैल्यू माइनस 3 रूट 2 एंड c का वैल्यू 9 डिवाइड बाय 4। देखते हैं कि बी स्क्वायर माइनस 4ac का वैल्यू क्या होगा। यहाँ पर होगा माइनस 3 रूट 2 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 9 अपॉन 4। यहाँ पे जो वैल्यू आएगी वो क्या आती है, हमें 18 मिलेगा और माइनस ये कैंसिल आउट करते हैं, माइनस 18 इक्वल टू 0। अगर ये इक्वल टू 0 होता है तो इक्वल हम रूट्स आते हैं हमारे पास, तो यहाँ इक्वल रूट्स तो पूछ नहीं रहा है। इट मीन्स ऑप्शन ए तो आपका नहीं हो सकता है। आइए देखते हैं बी ऑप्शन में क्या रिजल्ट मिलेगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 5 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर ए का वैल्यू है 1, बी का वैल्यू अगेन 1 एंड सी का वैल्यू होगा हमारे पास माइनस 5। तो बी स्क्वायर मीनिंग दैट 1 रेज टू द पावर 2 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय ए इज 1 एंड सी इज माइनस 5। तो ये हो जाएगा हमारे पास 1 माइनस माइनस प्लस 5, 4 इंटू 5 इज 20, तो 21। यस, ये आपका ग्रेटर देन 0 है जो आपका 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स के लिए अप्लाई हो जाता है। मीनिंग दैट आपका करेक्ट ऑप्शन आ जाता है यहाँ पर बी। इसी तरह से आप सी और डी को भी आप चूज कर सकते हैं, मे बी पॉसिबल आपके पास
सी या डी भी आपके पास ऑप्शन में आ जाए। वैसे आपको जो है जब भी कभी भी इस पार्ट से आपको ऑप्शंस चूज करने होते हैं तो जनरली आपको एक आंसर देखने के लिए मिलता है। तो आप दोनों को चेक कीजिएगा और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि सी और डी ऑप्शंस में आपके पास कौन कौन से रूट हैं। क्या ये डिस्टिंक्ट रियल रूट्स में आते हैं या फिर आपके पास इक्वल रूट हैं या नो रियल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एलसीएम ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर एंड स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर इज। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना है स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर का। अब आपका टू डिजिट का स्मॉलेस्ट नंबर क्या होता है, ये होता है आपका 10। तो अगर मैं कहूंगा कि स्मॉलेस्ट टू डिजिट नंबर क्या है हमारा 10। अभी स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होता है, जिसके कम से कम 2 फैक्टर हों वो हमारा कंपोजिट नंबर होता है। तो स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या होगा हमारे पास 4, क्योंकि उसका 2 इंटू 2 हमारे पास 2 फैक्टर्स यहाँ पर हो सकते हैं। मेरे को क्या करना चाहिए यहाँ पर, तो ये 10 है, इसको मैं इसके फैक्टर्स करूंगा जिसके 2 इंटू 5 होगा और कंपोजिट नंबर का स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का जो हम फैक्टर करेंगे वो आएगा 2 इंटू 2, जिसको मैं 2 रेज टू द पावर 2 यहाँ पर लिख लेता हूँ। आपको एलसीएम फाइंड आउट करना था इसका, तो एलसीएम के लिए हम क्या करेंगे, हमारे पास जो कॉमन प्राइम फैक्टर है उसका ग्रेटेस्ट पावर क्या है 2 है, तो इन दोनों में से मैं किसको चूज करूंगा, पावर 2 वाले को चूज कर लूंगा, मल्टीप्लाई बाय 5, जो हमारे पास ये अलग वाला पार्ट हमें मिलता है। तो 2 का पावर 2 क्या है 4 है, मल्टीप्लाई बाय 5, एलसीएम हमारे पास क्या हो जाता है यहाँ पर 20। तो हमें क्या चूज करना था यहाँ पर 20, ऑप्शन सी को हम यहाँ पर चूज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द प्रोडक्ट ऑफ टू डिफरेंट इरेशन नंबर्स इज ऑलवेज। अगर मैं 2 इरेशन नंबर को यहाँ पर ले लेता हूं तो हमेशा क्या वो रेशनल होगा या इरेशनल होगा, या रेशनल और इरेशनल में से कुछ भी हो सकता है, या नन ऑफ द अबव होगा। तो देखिए मैं 2 इरेशनल नंबर के यहाँ पे वैल्यूज को ले लेता हूँ, एक को मैं √2 कंसिडर कर लेता हूँ और एक को मैं √3 कंसिडर कर लेता हूँ। तो जब मैं इनका प्रोडक्ट फाइंड आउट करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा √6, जो कि अपने आप में क्या है एक इरेशनल नंबर है। लेकिन मैं नेक्स्ट टाइम पे मैं इरेशनल नंबर जब मैं ले रहा हूं तो मैं √3 और √3 2 इरेशनल नंबर ले रहा हूं। अगर मैं इन दोनों का प्रोडक्ट लेता हूं तो मुझे क्या मिलेगा 3, और 3 हमारा क्या होता है रेशनल नंबर हुआ करता है। इसका मतलब या तो वो इरेशनल भी हो सकता है और रेशनल भी हो सकता है। तो मैं क्या चूज करूंगा यहाँ पर, ऑप्शन सी, रेशनल और इरेशनल। Sixth question is the number of zeros of the polynomial from the graph is 0, 1, 2 और 3। देखिए यहाँ पे जो आपके पास ग्राफ है ये क्या किसी x एक्सिस पर, x एक्सिस हमारे पास ये वाला पार्ट है, क्या इस x एक्सिस पर कहीं पर इंटरसेक्ट कर रहा है, कहीं पर भी इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। दैट्स मीन कि हमारे पास यहाँ पे नंबर ऑफ जीरोस क्या होंगे, एक भी नहीं होगा, जिसको हम क्या कहेंगे 0। तो हम ऑप्शन चूज करते हैं ऑप्शन ए। Seventh question is for what value of k do the equations 2x minus 3y plus 10 is equal to 0 and 3x plus ky plus 15 is equal to 0 represent कोइंसिडेंट लाइंस। देखिए जब भी कोइंसिडेंट लाइन आपके पास आएगा तब आपको यहाँ पता होना चाहिए कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होना चाहिए। लेकिन a1, a2, b1, b2, c1, c2 हम यहाँ पर कैसे लेकर आएंगे, तो उसको हमें कंपेयर कराना होता है इन दो इक्वेशंस को। तो मैं सबसे पहले इक्वेशन 1 को कंपेयर करा लेता हूँ a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 से। इस इक्वेशन 1 में a1 हमारा होगा 2, b1 होगा -3 एंड c1 इज +10। अगेन ये इक्वेशन 2 हमारे पास रहती है, इस इक्वेशन 2 को हम कंपेयर कराते हैं a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से। तो a2 आपको मिलेगा 3, b2 आपको मिलेगा k एंड c2 आपको कंपेयर करके मिलता है 15। तो आप क्या करेंगे, ये जो a1/a2 था, आप a1/a2 इक्वल टू b1/b2 में ये जो वैल्यूज आपने यहाँ से फाइंड आउट की हैं कंपेयर करने के बाद आप इनको सब्सटीट्यूट करा देते हैं। ये सब्सटीट्यूट कराते हैं तो हमने यहाँ पर 2 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू b1 इज -3 एंड b2 इज k। तो हम इसका k को ट्रांसपोज कराएंगे इधर, इज इक्वल टू -3 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 2। तो हमें वैल्यू मिलेगा k का -9 डिवाइड बाय 2। चेक करते हैं कि हमारे पास -9/2 ऑप्शन में है। यस, ये आपको ऑप्शन ए में मिलता है, -9
डिवाइड बाय 2. Eighth question is, if a pair of linear equation is consistent, then the lines will be always coincident, parallel, always intersecting या फिर intersecting और coincident. तो बच्चों जब भी consistent की बात आएगी तब आपको यहाँ पर ऑप्शन चूज करना होता है intersecting और coincident. तो आपका ऑप्शन होता है यहाँ पर ऑप्शन डी. Ninth question is, the distance of the point -4,3 from y axis is. देखिए आप सबसे पहले एक रफ फिगर यहाँ पे ग्राफ की जनरेट कर लेंगे, उसके बाद -4,3 मेरा अप्रॉक्स यहाँ पर आ जाता है -4,3 एक मैंने यहाँ पर पॉइंट ले लिया है और ये मेरा एक्स एक्सिस है, दिस वन इज माई वाई एक्सिस. आपसे कहता है कि वाई एक्सिस से ये कितना डिस्टेंस पर रहा है, मतलब हमें क्या बताना है, ये वाला पॉइंट, ये डिस्टेंस वो आपसे कह रहा है. तो देखिए डिस्टेंस किसी भी पॉइंट से आपका वाई एक्सिस से अगर आप लेना चाहते हो तब आप क्या कहेंगे, आप कहते हैं इसको मोड में आपको इसको रखना होगा. मतलब जैसे -4 है तो -4 यहाँ से यहाँ तक आपके पास -4 तक आप यहाँ पर चले थे, उसके बाद आप ऊपर यहाँ पर 3 तक आपने यहाँ पर ऊपर लेकर चले होंगे. फॉर एग्जाम्पल यहाँ -4 आया होगा और यहाँ पर आपका 3 रहा होगा, तो ये वाला पॉइंट क्या है -4,3. तो दैट्स वाई यहाँ पे हम क्या करेंगे, -4 का मोड लेंगे और वैल्यू आएगी हमारे पास 4. क्यों होगा, क्योंकि हमें डिस्टेंस लेना है, डिस्टेंस हमें y से लेना है. तो अगर मैं डिस्टेंस की बात करूंगा तो एक यूनिट यहाँ पर मैं आगे मूव किया, फिर सेकंड 1 यूनिट, फिर थर्ड यूनिट एंड देन 4 यूनिट में आगे यहाँ पर मूव किया होगा. तो हमारा जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस से इस पर्टिकुलर पॉइंट का वो क्या होता है, 4 यूनिट कहलाएगा. तो हम यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज करते हैं. 10th क्वेश्चन है, द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट ए कॉमा बी फ्रॉम द ऑरिजिन इज. आप ऑरिजिन से ए कॉमा बी के बीच के डिस्टेंस को फाइंड आउट करना चाहते हैं. अगेन मैं यहाँ पर ग्राफ प्लॉट करता हूँ और एक हमारे पास पॉइंट है ए कॉमा बी, ये मेरा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है. ऑरिजिन हमारे पास ये होगा जिसको हम 0,0 बोल देते हैं. अगेन ये इसको मैंने x1, y1 और इसको मैंने x2, y2 लिया क्योंकि मुझे डिस्टेंस फाइंड आउट करना है. तो डिस्टेंस का फॉर्मूला हम ले लेते हैं. डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, √x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर. मतलब x2 हमारे पास क्या है, यहाँ पर a है, x1 का वैल्यू 0 है, प्लस अगेन y2 का वैल्यू मेरे पास यहाँ b है, y1 का वैल्यू 0 है. तो यहाँ पर क्या हो जाता है, √a² प्लस b². तो देखते हैं कहीं पर हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल है क्या. यस, हेयर वी कैन चूज ऑप्शन नंबर डी, √a² प्लस b². 11th question is, one card is drawn from a well shuffled deck of 52 cards. The probability of getting a known face card. तो बच्चों अगर आपको नॉन फेस कार्ड का पता करना है, आपको कंफर्म होना चाहिए कि हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं. तो फेस कार्ड हमारे पास अवेलेबल होते हैं, 4 किंग्स होते हैं, 4 क्वीन होती हैं और 4 जैक्स होते हैं. मतलब हमारे पास टोटल फेस कार्ड होते हैं 12 फेस कार्ड्स होते हैं. इट मीन्स टोटल कार्ड हमारे पास कितने थे, टोटल कार्ड हमारे पास अवेलेबल थे 52. तो टोटल नॉन फेस कार्ड कितने होंगे, नॉन फेस कार्ड हमारे पास हो जाएंगे 52 में से मैं फेस कार्ड को माइनस सब्ट्रैक्ट कर देता हूं और मुझे फेस कार्ड, नॉन फेस कार्ड पता लग जाते हैं. तो नॉन फेस कार्ड मेरे पास कितने हो जाते हैं यहाँ पर 40 कार्ड्स. अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है. तो मैं क्या करूंगा, प्रोबेबिलिटी फॉर नॉन फेस कार्ड्स इज इक्वल टू टोटल नॉन फेस कार्ड्स डिवाइड बाय टोटल कार्ड्स. आपके पास टोटल नॉन फेस कार्ड्स कितने हैं 40 और टोटल कार्ड्स कितने थे 52. आप 4 से इसको सिंप्लीफाई कीजिए तो आपको मिलेगा 10 डिवाइड बाय 13. आइए देखते हैं क्या 10 डिवाइड बाय 13 अवेलेबल है हमारे पास. यस, हम यहाँ पर ऑप्शन बी को चूज करेंगे. ये क्वेश्चन भी आपका प्रोबेबिलिटी का ही है. द लेटर्स ऑफ द वर्ड्स मैथमेटिक्स आर प्लेस्ड एट रैंडम इन अ रो. द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ वोवल. आपको वोवल को फाइंड आउट करना है. तो देखिए यहाँ पे आपके पास टोटल कैरेक्टर्स कितने हैं, आप इनको काउंट कर लीजिए. ये आपको मिलेंगे 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. तो यहाँ पर हमने 11 लिया. टोटल वोवल्स कितने होंगे, तो आपने ए चूज किया, देन ई, आई एंड A1. तो हमारे पास टोटल वोवल्स कितने हुए, यहाँ पर 4. इस वर्ड के अंदर टोटल वोवल्स हमारे पास 4 है.
तो हमें क्या फाइंड आउट करना है, प्रोबेबिलिटी गेटिंग वोवल। तो प्रोबेबिलिटी गेटिंग वोवल हमारे पास क्या हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ वोवल इन मैथमेटिक्स, टोटल नंबर ऑफ वोवल्स इन मैथमेटिक्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, टोटल नंबर ऑफ कैरेक्टर्स इन मैथमेटिक्स। अब आप देखिए टोटल नंबर ऑफ वोवल्स आपने अभी फाइंड आउट करे हैं, यहाँ पर कितने हैं 4 और कैरेक्टर्स कितने हैं टोटल 11। तो आपका आंसर होना चाहिए 4 डिवाइड बाई 11। आपको यहाँ ऑप्शन चूज करना होगा ऑप्शन डी। 13th question is, in the figure QA is perpendicular to AB and PB is perpendicular to AB, then AQ is, AQ को आपको फाइंड आउट करना है, ये वाली वैल्यू को आपको फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहले आप नोटिस कीजिएगा कि आपके ये हमारे 90 डिग्री पर गिवन है और ये हमारे क्या है, आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाए जाते हैं। तो देखिए आप सबसे पहले एक रफ फिगर बना लीजिए OPB की, उसके बाद आप फिर से रफ फिगर जनरेट करें और रफ फिगर में आपको क्या करना है, रफ फिगर में आपको बनाना है ओ, क्योंकि आपका यहाँ पर वर्टिकली अपोजिट एंगल है, ओ के इक्वल है, तो मैंने यहाँ पर ओ लिया है और 90 डिग्री मेरे पास ए और बी है, तो मैं बी को रिप्लेस करा दूंगा यहाँ पर ए से, रिमेनिंग पार्ट मेरे पास रह जाता है क्यू, तो मैंने क्यू यहाँ पर लिख लिया। अब हम दोनों ट्राइंगल के अंदर एंट्री करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे इन ट्राइंगल ए ओ क्यू एंड ट्राइंगल बी ओ पी एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल ओ बी पी है, दोनों के दोनों क्या है आपके 90 डिग्री है। ऐसे ही आपका एंगल ए ओ क्यू इक्वल है एंगल बी ओ पी के, आप कह सकते हैं क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। तो ये दोनों आपके ट्राइंगल कैसे हो जाते हैं, ये दोनों ट्राइंगल कहलाए जा सकते हैं आपके सिमिलर ट्राइंगल। तो मैंने इनको कह दिया सिमिलर। रीजन देना होता है हमारे पास कि रीजन क्या होगा, बाय एंगल एंगल सिमिलरिटी, एंगल एंगल सिमिलरिटी। अगर ऐसा हो गया तो इसका मतलब क्या होगा कि जो आपके एओ आप यहाँ पर देख रहे हैं वो डिवाइड बाय होगा बीओ के, तो मैंने यहाँ पे लिखा एओ अपॉन बीओ, क्योंकि साइड्स आपकी क्या हो जाती हैं, प्रोपोर्शनल हो जाया करती हैं। ऐसे ही यहाँ पर आपका है ओ क्यू, तो आप इज इक्वल टू ओ क्यू अपॉन ओपी करेंगे, ओपी इज इक्वल टू ए क्यू, दिस वन इज ए क्यू डिवाइड बाय बीपी, ये आपने यहाँ पर कर दिया। अब देखिए आपके पास यहाँ पे ए ओ बी ओ ओ क्यू और ओ पी है, ए क्यू को आपको यहाँ पर फाइंड आउट करना है, आप इसको नहीं, आप चूज कीजिएगा ए ओ अपॉन बी ओ इज इक्वल टू, क्योंकि ए क्यू को चूज करना है तो ए क्यू अपॉन में बी पी, ये मैं चूज कर लेता हूँ। अब देखिए ए ओ की वैल्यू हमें पता है क्या है, 10 यूनिट है, तो मैं यहाँ पर यहाँ पुट कर देता हूँ 10 डिवाइड बाय, देखते हैं बी ओ कितना है, तो बी ओ है आपके पास 6 यूनिट, आप यहाँ पर चूज करेंगे डिवाइड बाय 6, ए क्यू को आपको फाइंड आउट करना है। फिर से हम देखेंगे बीपी की वैल्यू को, तो बीपी हमें मिलता है 9, तो डिवाइड बाय 9। अब बस आपको यहाँ पर जो है कैलकुलेशन परफॉर्म करनी है, आपका रिजल्ट यहाँ पर आ जाता है। तो 3 टाइम्स 9, 3 2 टाइम्स 6, 2 से ये मैं 5 टाइम करूंगा, ए क्यू इज इक्वल टू 15। देखते हैं ऑप्शन हमें 15 अवेलेबल है क्या, यस, तो हम यहाँ पर ऑप्शन ए को चूज करते हैं। Now the question is, if triangle ABC is similar to triangle EDF and triangle ABC is not similar to triangle DEF। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल ABC सिमिलर है ट्राइंगल EDF के, ऑल्दो आप प्रीवियस क्लासेस में आपको पता होता है कि आप EDF बोलें या DEF बोलें सेम ही होता है, लेकिन जब हम सिमिलरिटी की बात करते हैं तो हम उसको हम इस तरह से नहीं बोलते, क्योंकि हमें सिमिलर प्रूव कराने के बाद ट्राइंगल को साइड्स प्रपोर्शन बताना होता है। दैट्स वाई हम यहाँ पर इसके नेमिंग पर भी बहुत ज़्यादा फोकस किया करते हैं। तो ट्राइंगल ABC में हम यहाँ पर कह सकते हैं कि AB अपॉन, आप नोटिस कीजिएगा यहाँ पर ए बी है और यहाँ पर फर्स्ट 2 लेटर्स को आप देखिएगा ईडी लेता हूँ मैं, सिमिलरली मैं यहाँ पे नेक्स्ट 2 लेटर्स को लेता हूँ इज इक्वल टू बी सी अपॉन में डी एफ, सिमिलरली मैं ले लूंगा फर्स्ट एंड लास्ट इज इक्वल टू ए सी अपॉन में फर्स्ट एंड लास्ट विच इज ई एफ। नोटिस कीजिए कि अगर मैं इन दोनों को लेता हूँ तो मैं इन दोनों की हेल्प से क्या बोल सकता हूँ, ए बी इंटू डी एफ इज इक्वल टू बी सी इंटू ईडी। नोटिस कीजिए ये कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू, कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। तो आप नोटिस कीजिएगा ए बी इंटू डी एफ, ए बी इंटू डी एफ हमारा
ए बी इंटू डी एफ, दिस वन इज इक्वल टू बी सी इंटू ई डी। ये तो हमारे पास अवेलेबल है, इसका मतलब ये तो ऑप्शन नहीं हो सकता है, ये ऑप्शन पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट वन क्या है हमारे पास, हम ले लेंगे, मैं इन दोनों को ले लेता हूं, तो मेरे पास आएगा बी सी अपॉन डी एफ इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ई एफ, और इसका हम करते हैं बी सी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू डी एफ। तो देखिए बी सी इंटू ई एफ हेयर एंड ए सी इंटू डी एफ फर्स्ट वन, तो ये भी अवेलेबल है, तो ये भी ऑप्शन आपका नहीं हो सकता है। अगेन मैं यहाँ पे देखता हूँ कि इन दोनों को हमने ले लिया है। अब की बार हम क्या करते हैं कि ए बी अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए सी, ये तो हम ले चुके थे, आप ले लीजिए इस बार, हाँ इनको लीजिए आप, ए बी अपॉन में ई डी इज इक्वल टू ए सी अपॉन में ई एफ। फर्स्ट को और लास्ट को आप चूज कर लीजिए, तो आप देखेंगे क्या होगा, ए बी इंटू में ई एफ इज इक्वल टू ए सी मल्टीप्लाई बाय ई डी। क्या हमारे पास ये वाला ऑप्शन भी अवेलेबल है क्या, क्योंकि ये होना नहीं चाहिए, ए बी इंटू ई एफ इज इक्वल टू ए सी इंटू ई डी, यस ये भी हमारे पास अवेलेबल है, तो ये भी हमारा जो है ट्रू है। क्या बचता है, बी सी डी ई ए बी ई एफ, ये हमारे पास अवेलेबल नहीं है, दैट्स वाई हम क्या इसका ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन नंबर सी। A quadratic polynomial whose sum and product of zeros are -5 and 6। आपके पास यहाँ पर दो वैल्यूज हैं, जो आपका सम है, -5 इज सम, मतलब अल्फा प्लस बीटा, अगर मेरे पास दो जीरोज हैं तो उनका सम क्या है, -5, और अगर मैं उनके प्रोडक्ट की बात करता हूं तो अल्फा इंटू बीटा मेरे पास अवेलेबल है विच इज 6। तो देखिए आपको वो पोलिनोमियल यहाँ पर बताना है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल बताने के लिए हम क्या करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज इंटू एक्स, ये हम लिख लेते हैं, प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये हमने क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस -5 इंटू एक्स प्लस 6, एक्स स्क्वायर प्लस 5 एक्स प्लस 6। देखते हैं हमारे पास ऑप्शन है क्या, तो हम यहाँ पर ऑप्शन सी को चूज करेंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन इन 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। तो देखिए आप सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, 2 10 30 डिवाइड बाय 1 प्लस 10 स्क्वायर 30। आपको यहाँ पर 10 30 की वैल्यू का पता होना चाहिए। 10 30 की वैल्यू क्या होती है, 1 डिवाइड बाय √3। तो मैंने उसको यहाँ पर क्या कर दिया, पुट करा दिया है वैल्यू को, 1 डिवाइड बाय √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय 1 प्लस 1 अपॉन 3। यहाँ पर हम अपॉन 1 ले लेंगे, 2 डिवाइड बाय √3 डिवाइड बाय, यहाँ पे आपने इन दोनों का एलसीएम लिया है विच इज 3, तो यह आ जाएगा आपके पास 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय √3 इंटू 4। 2 से मैं इसको क्या करूंगा, 2 टाइम्स कट कर दूंगा, और देखिए यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, 3 को मैं √3 इंटू √3 लिखना प्रेफर करूंगा। इस 3 को मैंने √3 इंटू √3 लिया, डिवाइड बाय √3 इंटू 2, √3 से √3 को कैंसिल आउट करते हैं, वैल्यू मिलती है मुझे √3 अपॉन 2। तो ऑप्शन को चूज कर देंगे। ओके, यहाँ पर आपको देखिए ऑप्शन में गिवन है sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30। तो √3 अपॉन 2 किसका वैल्यू होता है, वो होता है sin 60 का, तो यहाँ पर हमें ऑप्शन ए को चूज करना होगा। Here the question is, in a triangle PQR right angled at Q, PQ is equal to 3 cm and PR is equal to 6 cm, then angle QPR आपका क्या होना चाहिए। तो देखिए सबसे पहले कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं आपका एक ट्राइंगल विच इज P, Q एंड R। तो आपको क्या पता है कि आपका Q राइट एंगल्ड है, जिसको हमने राइट एंगल पर रखा है, PQ आपका 3 सेंटीमीटर है, इसको हम 3 सेंटीमीटर लिख लेते हैं, PR इज इक्वल टू 6, ये हमारा 6 हो जाता है। आपको बताना है एंगल QPR, मतलब आपको इस एंगल के लिए वर्क करना है। तो एंगल P, जो भी हमारे पास एंगल होगा उसके जस्ट सामने वाला हमारा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, और 90 डिग्री के सामने वाली साइड जो होती है वो हमारा हाइपोटेनियस होता है, और एंगल के एडजेसेंट वाली साइड को हम क्या बोलते हैं, आपका बेस। तो देखिए आपके पास बेस है, आपके पास हाइपोटेनियस है, और आप जानते हैं कि बेस अपॉन हाइपोटेनियस किसके लिए यूज किया जाता है, ये हमेशा यूज किया जाता है कोस के लिए। तो मैं क्या ऐसा लिख सकता हूं कि कोस P इज इक्वल टू PQ डिवाइड बाय PR, क्योंकि बेस हमारा PQ है, हाइपोटेनियस आपका PR है। PQ के लिए मैं यहाँ पर 3 और PR के लिए 6 को चूज करता हूँ। 1/2 हमारे पास यहाँ पर वैल्यू मिल जाती है, और 1/2 हमारा किसके लिए आता है, 1/2 आता है हमारा cos 60 के लिए। ये cos 60 की वैल्यू हुआ करती है, तो cos P इज इक्वल टू cos 60, हम कह सकते हैं कि P का वैल्यू क्या होगा, 60 डिग्री। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन डी को चूज करना होगा।
आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है इज इक्वल टू, तो देखिए 9 sec स्क्वायर है माइनस 9 tan स्क्वायर है हमें फाइंड आउट करना है। आप इन दोनों में 9 को कॉमन ले लीजिए, आपके पास आएगा sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है। आप जानते हैं कि sec स्क्वायर है माइनस tan स्क्वायर है की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, तो 9 मल्टीप्लाई बाय 1 इज 9। यहाँ पे आपको ऑप्शन बी चूज करना होगा। तो बच्चों अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कीजिए।